हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को, तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट सेकंड देखेंगे तो आगे की वीडियो आपको समझ में आएंगी। आज हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे। ये पार्ट जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा पार्ट है। जो पार्ट मैं डिसाइड कर रहा हूँ पढ़ाने का, ये मैंने डिसाइड किया है। पार्ट वो ना समझिएगा आप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 भाग है उसको आप ना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? तो आज हम लोगों राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य पुनर्गठन आयोग और भारतीय संविधान के जितने भाग हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और नागरिकता के विषय में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज आता है, जिसे तिरंगा कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तिरंगा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी अभिकल्पनाकर्ता कौन है? इसके पिंगली वेंकैया हैं। ठीक, अभिकल्पना करता। लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा जाता है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, या आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3:2, 2:3, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। तो याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। ठीक, ये कभी कभी कंफ्यूज करता है कि क्या है, 3 लंबाई है या 3 चौड़ाई है, ये कंफ्यूज करता है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक ये है कि व्यक्ति की हमेशा लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक, तो इस वजह से जो 3 रहेगा वो लंबाई रहेगा और 2 रहेगा चौड़ाई रहेगा। ठीक, ये अपनाया कब गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक, पट्टी का रंग क्या है? केसरिया। किस चीज़ की निशानी है केसरिया? तो यह साहस बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग है, यह किस चीज़ का? शांति सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग है, यह किस चीज़ का? उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। तो 3 रंग हो गए आपके, केसरिया, सफ़ेद, हरा, 3 रंग हो गए। ठीक है, केसरिया साहस बलिदान, सफ़ेद शांति सच्चाई, हरा उर्वरता एवं समृद्धि। फिर चक्र है, चक्र नीले रंग का है। ठीक, बीच में जो होता है चक्र झंडे के, नीले रंग का है। और तीलियाँ 24 हैं। प्रतीक किस चीज़ के हैं? प्रगति एवं न्याय के हैं। कहाँ से लिया गया है यह? तो यह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ये सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर राज चिन्ह, अशोक का सिंह स्तंभ, यह कहाँ? सारनाथ में। अंकित शब्द क्या है? उस पर क्या लिखे गए हैं? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कब अपनाया गया था ये राज चिन्ह को? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। हमें सामने से कितने दिखते हैं? 3 दिखते हैं, एक सामने और एक लेफ्ट एक राइट। पीछे वाला जो सिंह वो नहीं दिखता। तो टोटल आप 4 मानेंगे, 4 हैं सिंहों की संख्या। नीचे अंकित चिन्ह क्या है? दाएं तरफ बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं तरफ घोड़ा है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आपका क्या है? तो जनगण मन है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग अलग चीज़ें हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन होता है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये, और कोशिश करिएगा कि आपको राष्ट्रगान पूरा याद रहे। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू जिस भी एग्ज़ाम का होगा उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि आप राष्ट्रगान सुनाइए। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे।
प्रथम बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कितना समय है इसका गाने का? तो 52 सेकंड है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने सेकंड का है राष्ट्रगान, तो यह 52 सेकंड का है। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? ये वंदे मातरम है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, जनगण मन कहाँ से है? ये गीतांजलि से है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है गीतांजलि। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत को? तो 24 जनवरी 1950 को। याद रहे, दोनों की डेट एक ही है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही दिन अपनाए गए, 24 जनवरी 1950 को दोनों अपनाए गए हैं। प्रथम बार कब गाया गया था? तो यह 1896 में गाया था, पहली बार गाया गया। अब राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। यह आधारित है शक संवत पर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आता है ये। ठीक है, अपनाया कब गया है राष्ट्रीय पंचांग को? तो यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। इस कैलेंडर में हिंदी माह में, ये तो जनवरी फरवरी, ये तो इंग्लिश हो गया, हिंदी जो हमारा होता है हिंदी माह में प्रथम माह कौन सा पड़ता है? तो वह पड़ता है चैत्र। अंतिम कौन पड़ता है? तो यह फागुन पड़ता है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि प्रथम हिंदी कैलेंडर में प्रथम महीना कौन सा है? तो वह चैत्र पड़ता है, अंतिम फागुन पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक में देखते हैं। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए, 3 और राष्ट्रीय दिवस या त्यौहार कहें ये मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये 3 दिवस आपको ज़रूर याद होने चाहिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। अब राष्ट्रीय नदी पूछा जाए कि कौन सी है राष्ट्रीय नदी? तो गंगा है, यही सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 25 है इसकी लगभग लंबाई। वर्ष 2008 में इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग के विषय में कितने पार्ट्स हैं भारतीय संविधान के? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इनको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला पार्ट क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अच्छा, जिसमें इसमें नए नए जो जोड़े गए हैं उनके विषय में भी हम बात करेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उस भाग को जोड़ा गया है। और लास्ट में हम भाग पढ़ने के बाद टोटल उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन से भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक, चलिए भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। नागरिकता, जिसके विषय में आगे हम बात करेंगे। भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार के विषय में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीतिशक तत्व 36 से 51 तक है। भाग 4 ए मूल कर्तव्य 51 ए है, कैपिटल ए है। मूल कर्तव्य है, तो देखिए 4 ए आया है। अब इसको जानना जरूरी है कब जोड़ा गया। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक, अब पहले 10 थे मूल कर्तव्य, अब 11 मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 संघ है, जो कि 52 से लेकर 151 तक। ये जो 52 से 151 में कह रहा हूँ ये आर्टिकल हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 52 से 151 तक है। अब इसमें देखिए कई अध्याय हैं, चैप्टर वाइज हैं संघ में। तो पहला कार्यपालिका 52 से 78, संसद 79 से 122, फिर राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123, संघीय न्यायपालिका 124 से 147, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं संघीय न्यायपालिका को। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5वां चैप्टर है इसका 148 से 151 तक, जिसे हम कैग कहते हैं। ठीक है।
कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ओके, अब भाग 6 राज्य है। 5 में संघ देखा हमने, भाग 5, भाग 6 राज्य। यह 152 से 237 तक है प्रावधान किया गया। ये भी कई अध्याय में है। सामान्य चर्चा इसकी 152 से 237 है। सेकंड चैप्टर कार्यपालिका है 153 से 167। राज्य विधानमंडल 168 से 212। राज्यपाल के विधायी अधिकार 213 में। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक प्रावधान है। तो भाग 5 हो गया संघ, भाग 6 हो गया राज्य, और भाग 7 आपका क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, जिसे निरस्त कर दिया गया है, वो निरसित है। आर्टिकल 238 में है यह निरस्त है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी आपसे, तो ये जानते रहिएगा आप। भाग 8 किस में है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। 7 भी संघ राज्य क्षेत्र है, जिसे अधीनस्थ वो निरसित कर दिया गया, आर्टिकल 238। अब भाग 8 में आएंगे तो वहाँ भी संघ राज्य क्षेत्र है, और चूँकि वो आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, 239 से शुरू होता है। 238 में निरसित है, 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया। फिर आ जाएगा आपका पंचायतें, भाग 9। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पंचायतें, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। पंचायतें, इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक किया गया। उसके बाद आता है नगर पालिका 9A, भाग 9A, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ये इसका प्रावधान आर्टिकल 243P से ZG तक है। पंचायत कहाँ तक था, 243 से 243 ओ। फिर नगर पालिका 243P से 243 ZG तक है। इंग्लिश इसकी देख लीजिएगा आप, ठीक है, ZG तक है। फिर 9B, भाग 9B सहकारी समिति का प्रावधान करता है, समितियों का। ये नया जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा यह जोड़ा गया। ठीक है, यह आर्टिकल 243 ZH से ZT तक का प्रावधान किया गया। ठीक है, सहकारी समितियां 243 ZH से ZT तक। भाग 10 फिर देखते हैं। 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। यह आर्टिकल 244 से 244 ए तक प्रावधान किया गया। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह 245 से 263 तक का प्रावधान किया गया। इसमें क्या है, कई पार्ट में है, चैप्टर वाइज है, तो इसको देख लेते हैं। विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263। ठीक, अब भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यह कब है, 264 से 300A तक किया गया प्रावधान है ये। इसमें भी कई चैप्टर हैं। इसमें वित्त है 264 से 291, उधार है 292 से 293, और फिर संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, यह 294 से 300 तक। लास्ट है संपत्ति का अधिकार 300A इसमें किया गया। ठीक, अब देखिए 300A जो था पहले कभी यह मूल अधिकार हुआ करता था, फिर वहाँ से निकाल कर इसको 300A में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300A कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार इस समय जो है वर्तमान स्थिति में यह एक संवैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। ध्यान रखिए, यह संविधान में निहित है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट भाग आपका देखते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यह 301 से 307 तक प्रावधान किया गया। फिर भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह 308 से 323 तक है। इसमें भी कई चैप्टर हैं, इसको देख लेते हैं। सेवाएं 308 से 314, फिर लोक सेवा आयोग 315 से 323। फिर नया भाग जुड़ा, भाग 14A
अधिकरण जुड़ा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़ा है। अधिकरण यह कहाँ से कहा था? 323 ए से 323 बी तक प्रावधान किया गया। फिर भाग 15 निर्वाचन है, 324 से 329 तक। ठीक। फिर भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, 330 से 342 ए तक प्रावधान। नेक्स्ट राजभाषा 343 से 351 तक किया गया, ये भी कई चैप्टर में, इसको देख लेते हैं। संघ की भाषा की बात की जाए तो 343 से 344, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में 345 से 347, और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं के बारे में 348 से 349। अब विशेष निर्देश की बात की जाए 350 से 351 तक किया गया। इमरजेंसी आपात उपबंध भाग 18 में बात की गई तो 352 से 360 तक किया गया है। ठीक है। फिर प्रकीर्ण भाग 19 361 से 367 तक किया गया। फिर भाग 20 संविधान का संशोधन, ठीक, ये 368 में है। फिर भाग 21 यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान करता है, जो कि 369 से 392 तक है। लास्ट भाग 22 जो है यह संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है, जो कि 393 से 395 तक है इसका प्रावधान। ठीक, इतने भाग हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, आप जब नीचे से चलेंगे तो इसमें आपका संविधान का संशोधन, ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका पूरा प्रावधान जानते रहिए। आपात उपबंध, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। राजभाषा है, निर्वाचन भाग 15, अधिकरण पता रहे आपको, भाग 14 ए में है, कब जुड़ा ये जानते रहिए, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। और इसमें रहेगा आपका ये भाग 9 पंचायतें, ये 9A 9B, ये तीनों एक लाइन से जानते रहिए, कब जुड़ा है, कहाँ से कहाँ तक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर से जितना आप लोगों ने पढ़ा ये पूरा संघ, उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के निर्दिष्ट तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, ये सब इतना जानते रहिए। तो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप जान लेंगे, आपको याद हो जाएंगे भाग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषाई प्रांत या राज्य पुनर्गठन आयोग या समिति की बात की गई है। यहाँ देखिए भाषाई प्रांत आयोग है एक, इसका गठन कब किया गया? 1948 में किया गया है। अध्यक्ष कौन बनाए गए? एस.के. दर बनाए गए। रिपोर्ट्स कब सौंपी गई? दिसंबर 1948 में सौंपी गई। किसकी अनुशंसा पर? राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषाई के आधार पर होगा। अनुशंसा की गई थी ये राज्यों का गठन कैसे होगा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा, न कि भाषाई आधार पर होगा। ठीक, ये तो रहा भाषाई प्रांत आयोग। फिर जेवीपी समिति एक बनाई गई थी, इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। रिपोर्ट सौंपी गई थी अप्रैल 1949 में। अनुशंसा क्या थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिया गया। फिर आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। अध्यक्ष बनाया गया फजल अली को बनाया गया। सदस्य कौन थे? के.एम. पड़िक्कर एवं एच.एन. कुंजरू थे। रिपोर्ट सौंपी गई थी 1955 में। किसकी अनुशंसा? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की गई थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये पूछा जाता है कि गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। अध्यक्ष फजल अली, सदस्य भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ। तो तात्कालिक गठन जो है, पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई थी। इसमें तात्कालिक गठन के संबंध में यह बात बताई जा रही है। गठन हुआ कब है आंध्र प्रदेश राज्य का? तो यह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। विशेषता इसकी क्या है कि भाषा के आधार पर गठित यह देश का पहला राज्य है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर
गठित देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य है। विभाजन कब हुआ है? देखिए, तेलंगाना जो बना है वह आंध्र प्रदेश से कट के बना है। तो कब बना तेलंगाना स्टेट? 2 जून 2014 को। तब 29 राज्य थे तेलंगाना जब बना। अब इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि देख लीजिए। इन गठन एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए इस पे, गठन की तिथि क्या है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेगा आपका वो ये है, आपसे ये पूछा जाएगी डेट। छत्तीसगढ़, एक सेकेंड, ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और एक और ये यहाँ पर तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना 2 जून 2014। ये चारों डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन से पूछी जाती है। 2000, 2000, 2000 ये तीनों हैं। तीनों को याद रखिए। 1, 9, 15 पहले छत्तीसगढ़ आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर झारखंड लास्ट में आया, ठीक है, फिर तेलंगाना आपका होता है। तो ये था भाई। अब चलिए नागरिकता की बात करते हैं लास्ट अपने पॉइंट पे, नागरिकता। तो नागरिकता का जो प्रावधान है यह हमारे संविधान में भाग 2 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है भारत में, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि एक तो उनकी राज्य की खुद की नागरिकता है और दूसरी संघ की नागरिकता है। तो 2 तरह की नागरिकता वहाँ का प्रावधान है। हमारे यहाँ सिर्फ एक नागरिकता, पूरे भारत में सिर्फ एक नागरिकता, एक ही नागरिकता होगी, ठीक है। 2 तरह के लोग, भारत में 2 तरह के लोग, एक नागरिक होते हैं, दूसरा विदेशी हैं। विदेशी में भी कुछ मित्र होते हैं और शत्रु होते हैं, ठीक। अब देखते हैं। अब देखिए नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और उसका अंत कैसे होगा। इससे पहले हम ये जानते हैं कि नागरिकता होती क्या है, किसे हम नागरिकता कहें। नागरिकता हम पढ़ने से पहले ये जान लें कि नागरिकता कहते किसे हैं हम, किसको हम नागरिकता कहें। तो नागरिकता देखिए एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश द्वारा अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है। यह मान्यता देता है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ये कौन दे रहा है? ये देश देता है, देश द्वारा दिया जाता है आपको यह राइट कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ये सर्टिफिकेट के माध्यम से, जैसे आप हाई स्कूल पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको मान्यता प्रदान की जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाँ भाई, आप हाई स्कूल से इस सन में आप पास किए हैं, इंटर आपने इस सन में इस डिवीज़न से आपने पास किया है, ये सर्टिफिकेट है। कहीं भी नौकरी में आपको लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों को। इसीलिए जब जब आपके नागरिकता का प्रश्न उठेगा तब तब आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। जैसे सर्टिफिकेट के रूप में कहा जाए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब क्या है? ये सब एक व्यक्ति का सर्टिफिकेट है कि वह कहाँ का नागरिक है, ठीक। ये लगाना पड़ता है आपको, तो यही सर्टिफिकेट है। तो वो देश अपने नागरिकों को हर प्रकार के अधिकार देता है। जो नागरिकता ग्रहण किया है जिन लोगों ने, जिस देश की, वो देश उन नागरिकों को हर प्रकार के अधिकार देता है। कैसे अधिकार देता है? चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, नौकरी करने का, एग्ज़ाम में बैठने का, ठीक, ये सब चीज़ें, आदि चीज़ें करने का अधिकार देता है। देखिए ये तो नागरिकता है, जो नागरिक जो रह रहे हैं। अब विदेशी जो हैं, जो नागरिक कर सकते हैं वह विदेशी नहीं कर सकते। जैसे विदेशी आते हैं भारत में, भले घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है, कोई मारेगा नहीं उनको। आए आराम से घूमें फिरें जाएं, कुछ दिन रहना है रहें फिर जाएं। मगर ये कहिए कि विदेशी आकर वोट डाल दे या चुनाव में खड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। विदेशी ऐसा नहीं कर सकता। या वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं हो सकता। वो नहीं बन सकता जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, ठीक। आप पढ़ेंगे आगे जब आएगा योग्यता के बारे में इन लोगों का, राष्ट्रपति का, हाँ, तो प्रधानमंत्री का, तो ये सब योग्यताएं आपके समक्ष आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कैसे बने, तो ये सब आएंगी योग्यताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं।
अब देखिए, नागरिकता जो शब्द था, नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो आंसर रहेगा अरस्तु। अरस्तु ने ही नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक जगह आप नोट डाउन कर लिया करें, जब मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलता हूँ कॉपी और पेन साथ में लिया रखें आप, ठीक है? तो आओ उसको नोट डाउन कर लें। चलिए नागरिकता देखते हैं। नागरिकता प्राप्त कैसे होगी? पहली चीज़, आधार क्या रहेगा प्राप्त करने का, और कैसे अंत हो जाता है? दो चीज़ें, बड़ी चीज़ें। तो देखिए, भारतीय नागरिकता का आधार, नागरिकता का आधार क्या है? जन्म से प्राप्त करेंगे, वंश परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? पहली, जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, और अर्जित भूमि के समामेलन से, कई भूमियों को मिला के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अंत कैसे होगा? कि नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता ही आप त्याग दें, सरकार द्वारा वंचित अगर कर दिया जाए तब, या किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लें। यहाँ से चले गए आप कहीं विदेश में, अमेरिका की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वहाँ फिर यहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक? इतने पॉइंट ये थे। अब आते हैं मूल आपके नागरिकता पे, देखते हैं कि नागरिकता क्या है। तो हमने बताया कि भाग 2 में आपके नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, इसको देखते हैं। 5 है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अर्थात अधिवास के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाएगी। यहाँ कहा गया है, आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात संविधान लागू होने पर, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है? उसके पश्चात इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, ठीक है, जो भारत के अंदर अधिवास रखता है, अधिवास है जिसके पास वो, और उसके बाद और लगाया गया, और 3 पॉइंट आपको और बताए गए, इन तीनों में से कोई एक आपके पास योग्यता हो, इन 3 और लगाया, उसके पास अधिवास के दौरान नागरिकता प्राप्त की जाएगी, और उसके साथ 3 में से एक चीज़ें होनी चाहिए। क्या है वो 3 चीज़? 3 चीज़ में ये है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली चीज़, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, दूसरी चीज़, या वह भारत के संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। किसके साथ? अधिवास के साथ। अधिवास के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाएगी, और उसके साथ इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक? ये तो आर्टिकल 5 था। अब देखिए, जो आर्टिकल 5 से 8 तक बताया गया, 5, 6, 7, 8 जो बताए गए, ये सिर्फ ये बताता है कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, ये प्रावधान करता है सिर्फ। तो ये 5 हो गया। 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत को आ गए, ठीक, पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत को आ गया, तो उसके नागरिकता की बात आर्टिकल 6 में की गई। क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों, और यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व ही निवास करने के उद्देश्य से भारत आ चुका हो, ठीक है, तो वह पाकिस्तान से भारत आया हो, तब उसकी नागरिकता की बात की गई। भाग उसमें आर्टिकल 6 में बात की गई, ठीक। आर्टिकल 7 में जस्ट उल्टा कि पाकिस्तान से भारत गए, अर्थात पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यहाँ क्या कहिएगा कि भारत से पाकिस्तान गए और फिर से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के संबंध में बात की गई है। साथ में 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं,
साथ में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में साथ में प्रावधान किया गया। कहा गया कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, ये बात की गई। साथ में 8 में क्या बात की जा रही है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, इसके संबंध, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कमाने खाने के लिए भारत के बाहर विदेश में जा रहा है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी जा रहा है, वहाँ कमा खा रहा है और वहीं पर उसके बच्चे का जन्म होता है, तो क्या वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल वह भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भारत में ही जन्म लिए हुए हैं, इसलिए वह भारत का नागरिक माना जा रहा है। वो स्थायी तौर पे नहीं कमाने गए हैं, कमा के फिर उन्हें आना है यहाँ पर। वो 5 साल 10 साल के लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए तो यही बात अनुच्छेद 8 में कही गई कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया। ये उन लोगों के लिए है जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों, ठीक, लेकिन वह भारत के बाहर कहीं और मामूली तौर पर निवास कर रहे हों, वह भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, मामूली तौर पर निवास कर रहे हैं, स्थायी तौर पर नहीं कहा गया, मामूली तौर पर निवास कर रहे हैं। ठीक, ये हुआ आपका 8। अब देखिए 9 क्या कहता है कि देखिए 9 के में क्या प्रावधान किया गया कि नागरिकता की समाप्ति की बात की गई है आर्टिकल 9 में कि विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कि कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर गया और उस अदर कंट्री की नागरिकता उसने एक्सेप्ट कर ली तो उसके नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किसकी? जिसने नागरिकता बाहर की एक्सेप्ट की तो उसकी नागरिकता इंडियन जो था भारत से समाप्त हो जाएगी नागरिकता। ये 9 में बताया गया। 10 में क्या कहा गया कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। 10 और 11 एक साथ पढ़ते हैं। तो 10 में नागरिकता के अधिकारों का बने रहना ये कहा गया। इसमें यह कहा गया कि ये अनुच्छेद एक आश्वासन देता है। कौन सा अनुच्छेद? 10, आर्टिकल 10, कि जिन लोगों को अनुच्छेद 5, 6, 7 व 8 के तहत नागरिकता दी गई है वे भारत में नागरिक बने रहेंगे। यानी कि ऐसे लोगों से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ठीक है, ये आश्वासन दे रहा है अनुच्छेद 10। 11 क्या कहता है? 11 कह रहा है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। पूरी पावर जो है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास दी गई? पार्लियामेंट के पास दी गई है कि पार्लियामेंट ही नागरिकता के संबंध में क्या बना सकता है? कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। कौन? संसद, पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमने देखा। 5 से 11 तक नागरिकता। 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया कि अधिवास हो और 3 पॉइंट के अंदर तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास हो, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो भारत में, या वह संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष से पहले भारत में रहा हो। 5 में। 6 में अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है भारत तब की नागरिकता की बात की गई। 7 में भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत आ रहा है तब की नागरिकता की बात की गई। 8 में कहा गया कि कोई खाने कमाने के लिए गया बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान या कहीं भी किसी अन्य कंट्री में चला गया और वहाँ अस्थायी तौर पर रह रहा है, मामूली तौर पर रह रहा है, तो वहाँ से आता है तो उसकी नागरिकता की बात की जा रही है। 9 में क्या कहा गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कोई कर लेता है तब नागरिकता उसका स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 में संरक्षण की बात की गई, नागरिकता के अधिकारों को बने रहना की बात की जा रही है। 11 में क्या बात की जा रही है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति बताई गई है। ठीक,
तो ये आपकी नागरिकता के संबंध में था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि यह होगा कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक, ये हमारा राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के विषय में। ठीक है, तो और इसके विषय में देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।